पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में डिस्कशन किया था, और मैंने क्विकली रिकैप करके चलते हैं, अगर देखें। नहीं किया था इंटरेस्ट, बिल्कुल मैंने डिस्कशन किया था। नहीं, दैट्स वंडरफुल। तो निकाल लीजिए शीट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाली। पिछली क्लास में सिर्फ वो थ्योरेटिकल शीट खत्म करी थी। कौन सी? हाँ हाँ, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स भी हो चुका था। नहीं बेटा। एनीवे, सो आई एम जस्ट करेक्टिंग माई सेल्फ। इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो शीट आपके पास दे रही है थ्योरी वाली, इसका हम लोग लेके चल रहे हैं बचा हुआ पोर्शन। हमने आपको ये बताया था कि पार्टनर के फीचर्स थे, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। मिनिमम बोले तो दो, मैक्सिमम बोले तो 50, लिमिट बोले तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों का होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप फर्म कोई लॉस सफर करती है, तो पार्टनर जो है उसको क्या करना पड़ेगा? उस लॉस को बेयर करने के लिए अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा निकाल कर देना पड़ेगा, तब जाके उसका काम सेटल होता है। फिर अगला टॉपिक है जो हमारे पास निकल कर आता है, वो है पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड आपने बचपन में यानी कि 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। कनिष्का, कैन यू सी दिस? दिख रहा है तुम्हें? देखो जरा स्क्रीन पर। यस सर। तो देखिए, देखिए पार्टनरशिप डीड। हाँ, नाउ जस्ट सी दिस। A document containing terms and conditions of partnership is known as partnership deed। ये आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में बहुत कुछ शामिल होता है। नाम क्या होगा फॉर्म का, पार्टनर्स कौन होंगे, पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, सैलरी कितना, कमीशन कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत सारी चीजें विच यू फील दैट इज एसेंशियल टू बी शोन इन द पार्टनरशिप डीड। ये सब पार्टनरशिप डीड के बारे में बोला जाता है। ओरल बना लीजिए, ठीक है, चल जाएगा काम। लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग, क्योंकि अगर आपने ओरल बना लिया और इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप याद रख ही नहीं सकते, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना कि लिख लिया और सबके साइन करा लिया, एग्रीड एंड एक्सेप्टेड, ताकि फ्यूचर में कोई बंदा कल को ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मुझे तो मालूम ही नहीं था, तो हम बोलेंगे तेरा साइन तो है ना यहाँ पर। सपोज somebody गिव्स यू अ डॉक्यूमेंट और कहता है सर इसे पढ़ लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए अंडरस्टूड एंड एग्रीड और साइन कर लीजिए, और आप 4 साल बाद 2 साल बाद आप बोलते हैं नहीं मुझे तो पता ही नहीं जी, मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ। देखिए, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं ना पूरा का पूरा, और रेंट एग्रीमेंट में आपका भी साइन होता है और सामने वाले का भी साइन होता है। साइन होने का मतलब है, और हम इसको एक कॉपी भी देते हैं कि आपने उसे ढंग से पढ़ लिया और आपने उसको अच्छे से समझ लिया, उसके हिसाब से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। एनीवे, तो पार्टनरशिप डीड में हम बहुत डिटेल में लेके नहीं चलेंगे। पार्टनरशिप डीड के अलावा हम लोग लेके चलते हैं थोड़ा सा और आगे चल के। पार्टनरशिप डीड आपके पढ़ने के लिए ये जो भी कंटेंट दे रखे हैं, हमने सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा के यहाँ पर डाला हुआ, यू जस्ट गो थ्रू एंड रीड। इसमें कुछ बहुत अलग सी चीज नहीं है। अब आते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमें ध्यान रखने हैं। पेज नंबर 2 पे राइट हैंड साइड पे आपके पास वही सारी चीजें। मिस्टर, यू आर नॉट हैविंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू, व्हाई? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करना है आपको? प्रॉफिट और लॉसेज जो होगा वो इक्वली बांटा जाएगा। एक व्यक्ति कहता है क्या, मैंने 50 लाख रुपया लगाया, दूसरा कहता है मैंने 30 लगाया, तीसरा कहता है मैंने 20 लाख लगाया, और उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, या पार्टनरशिप डीड में देयर इज नो प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, तो क्या होगा? एवरीबडी विल गेट इक्वल इक्वल। समबडी सेज कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो मुझे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बट आपको ऐसा करना था तो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना था ना। अब आपने मेंशन नहीं करा तो यू आर एट फॉल्ट। वन, 1:1:1, वन, 1:1:1। हाँ, ये बात सही बोली तुमने। ये अक्सर हमें पार्टनरशिप में दिखेगा। मान लो 10,000 रुपया है, एंड यू हैव टू डिवाइड 1:1:1 में, तो कितना मिलेगा? 3 3 3 3 3 3 3। और जो तुम्हें पसंद है, जिसकी शक्ल पसंद है, उसे 3 3 3 4 दे दो, बस। किसी एक को 1 रुपया ज्यादा दे दो, ठीक है? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसी तरह से अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा।
नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ठीक है जी। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला गया, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड। फर्क समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, लॉस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या होता है, फायदा होता है, बेनिफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म अलाउ करती है, दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सपेंस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होता है, फायदा होता है, बेनिफिट होता है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में डालते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में डालते थे। बोथ आर अपोजिट थिंग्स। तो जब क्वेश्चन आए इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इट। ठीक है। बशर सोना नहीं है भाई, जागना है। हाँ, सुनना भी है और सोना भी नहीं है। आइए, आओ एक और चीज देखते हैं। बशर इज अ पार्टनर और बशर्स लोन क्रेडिट, बशर्स लोन डेबिट। ठीक है जी। ये बशर का लोन है क्या, क्रेडिट वाला, और ये बशर का लोन है डेबिट वाला। बशर इसमें से कौन सा एसेट्स और कौन सा लायबिलिटी है, किस पे तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और किससे इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करना। बशर की बारी, पहले वाले से रिसीव करना, दूसरे वाले को देना है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। बताओ। उसको बोलने दे यार, बोलने दे, बोलने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ जी, चुप। हाँ, क्रेडिट में देना होगा, डेबिट में लेना होगा। अच्छा अच्छा, बोलो। मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। आपने क्या बोलना है? अरे रुक जा भाई। हाँ हाँ, ठीक है। एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम्हारा भी और इसका भी, दोनों का आंसर ठीक था। बोलो क्या बोल रहे हो। ठीक है जी। यानी कि ये लायबिलिटी है और ये क्या है, बिल्कुल ठीक बोला, सही है। ठीक है। लोन क्रेडिट का मतलब हमने लोन लिया, हमारे लिए लायबिलिटी है ये। लोन डेबिट का मतलब हमने लोन दिया, हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। राघव, लायबिलिटी एसेट्स, यही तो बोला ना? नहीं, यही बोला है मैंने। यही बोल लिखा है यहाँ पर, करा नहीं। हाँ, तो फोन छोड़ दो जरा, सामने रख दो फोन अपना। तो देखिए, इज दैट क्लियर टू यू? तो इस पर हमें क्या होता है, इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन दिस लोन। इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, और इस पर क्या होगा, इंटरेस्ट इज टू बी रिसीव्ड ऑन दिस लोन। अब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला कि इंटरेस्ट, जैसे मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा इफ एनी पार्टनर गिव्स लोन टू फर्म, तो उसको हम 12% इंटरेस्ट देंगे। एंड इफ वी हैव गिवन लोन टू एनी पार्टनर देन वी विल चार्ज 10%। अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखा तो कोई पंगा ही नहीं है। अगर आपने एग्री कर रखा है कि भाई अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो, पहले बात समझिए लोन देने की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लिया जाए ये तीनों बच्चे, ये जो तीनों के तीनों क्या है, पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। और 50 लाख 50 लाख 50 लाख 1 करोड़ 50 लाख लगा के इन्होंने क्या कर रखा है, पार्टनरशिप चला रखी है। अचानक से इन्हें 10 लाख रुपीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। और 10 लाख की जरूरत पड़ती है, तो इनके पास एक तरीका होता है कि बाहर से लोन ले लें। दूसरा तरीका होता है कि सब बोले भाई किसी के पास अगर 10 लाख पड़ा तो लगा दे जरा फर्म के अंदर, उसकी एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। राघव कहता है मेरे पास 10 लाख रुपए तो हैं, बट मामा सेज कि ज्यादा पैसा मत लगा, तूने ऑलरेडी बहुत पैसा लगा रखा है। अभी तो मामा ही बोलेगी ना कुछ साल बाद। कौन? हाँ, वो बोलती है ज्यादा पैसा मत लगाओ, तुम्हारे दोस्त लुच्चे लफंगे हैं, तुम्हें डुबा देंगे। ये कहता है यार घरवाली तो मानती नहीं है, मैं कैसे पैसा लगा दूं इतना। तो उसने कहा कोई बात नहीं यार, घरवाली को बोल लोन दे दो हमें थोड़ा सा। इसने कहा ये बात ठीक है। नाउ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म। ठीक है, 10 लाख का लोन है। और अगर इनके बीच में एग्रीमेंट था, तो एग्रीमेंट ये था कि लोन पे 10% इंटरेस्ट, 2% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट था, इफ इट इज एग्रीड देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ इट इज नॉट एग्रीड, तब क्या होता है? सो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है,
कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, तो उस पर लोन इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको उस डॉक्यूमेंट के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए उसी पे दोबारा चलते हैं। कनिष्का, इज दैट ओके विद यू? Yes, sir. तो पॉइंट नंबर डी है कि इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस लोन टू द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, he or she shall be entitled to get interest on the loan amount at the rate 6% पर एनम के हिसाब से। अगर रेट मेंशन नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते हो क्योंकि तेरा कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि नहीं नहीं, अगर किसी ने लोन दिया है आपको तो उसको 6% कम से कम मिलना चाहिए, तो मिलेगा उसको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब मैं ये दूसरे वाले लोन की बात कर रहा हूं। आपने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है, तो इधर यू डिसाइड कि भाई ये लोन ले ले। अब मान लो क्या नाम है आपका, सारा, मान लो सारा को जरूरत पड़ रही है 10 लाख की, तेरी बाहर से क्या लेना है मुझे, मैं किसी पार्टनर से मतलब फर्म से ले लेती हूँ। तो पार्टनर अकाउंटेंट कहता है फर्म का कि अगर आपको लोन चाहिए तो हमें 7% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। सारा ने कहा बिंगो, आई गिव। अब सारा ने लोन ले लिया और ये फर्म को कितना दे रही है, 7% इंटरेस्ट दे रही है। लेकिन अगर सारा ने फर्म से लोन लिया और पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला गया, तो कितना इंटरेस्ट लेंगे इससे, कितना लेंगे? एब्सोल्युटली रॉन्ग। पढ़ो नोट में क्या लिखा है। हाँ, इफ firm advanced any loan to the partner, then interest will be charged on such loan at a prescribed rate, and in case interest rate is not prescribed, then interest will not be charged on such loan. तो कानून आपको हेल्प कर रहा है लोन जो आपने ले रखा है उस पर इंटरेस्ट देने के लिए। जो आपने दिया ये तो आपकी परेशानी है ना, आप नहीं डिसाइड कर रहे कोई इंटरेस्ट। कानून थोड़ी कहता है कि सामने वाले को लोन दे दिया तो उससे जबरदस्ती आप इंटरेस्ट वसूल लो, बिल्कुल नहीं है। इधर यू डिसाइड द रेट, इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है आपको। कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि एक्स हैज एडवांस अ लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म। अगर ऐसा बोल देना एक्स ने लोन दे दिया 50%, 50,000 फर्म को, तो उस पर डेफिनेटली आपको 6% इंटरेस्ट लोन देना है, चाहे क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले। लेकिन जो लोन हमने किसी पार्टनर को दिया है उस पर अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपको उस पर कुछ नहीं करना है। इज इट ओके? चलते हैं आगे थोड़ा सा। रेमुनरेशन किसको कहते हैं? रेमुनरेशन कहते हैं सैलरी और कमीशन को। अगर डिसाइडेड है कि कोई पार्टनर वर्किंग पार्टनर है, उसे क्या दिया जाना है, रेमुनरेशन दिया जाना है, तो दिया जाएगा। और डिसाइडेड नहीं है तो उसको क्या नहीं दिया जाएगा। इट्स मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइस, चला दो, बट जस्ट क्लोज द डोर एज वेल। पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती है तो इट इज देयर चॉइस, इट इज, आई डोंट नो हाउ दे विल अर्न द मनी। देखो बेटा समझो, अगर आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। आपको मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और अगर आप वर्किंग है तो आपको सैलरी कमीशन मिलता है। अगर आपको सैलरी कमीशन नहीं मिल रहा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी नहीं मिल रहा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा ही ना। तो एक पार्टनर होने के आपको तीन एडवांटेजेस हैं। यू आर एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यू आर एलिजिबल टू गेट रेम्युनरेशन, सैलरी कमीशन जो भी है, यू आर एलिजिबल टू गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ना, हाँ, अगर पार्टनरशिप में नहीं लिखा तो ना तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना सैलरी मिलेगी। हाँ, प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली मिलेगा। चार पार्टनर, मान लो रेशो आपकी 5:3:2 है, तो ठीक है 5:3:2 की रेशो में देंगे। लेकिन अगर रेशो नहीं दे रखी है तो क्या होगा, इक्वल है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी तो मिलना ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एग्री किया हुआ डीड नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं हो गए? एग्री किया हुआ है ओरली या रिटर्न, इट मींस दे हैव अ डीड, है ना। वट एवर इट मे बी, तब तो उनको दे हैव टू गो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो जो है वो आपके सामने है। ठीक है जी। रेमुनरेशन और सैलरी और कमीशन, नो एंटाइटलमेंट, नथिंग। अगर है तो उसके हिसाब से चलेंगे, नहीं है तो नहीं चलेंगे उसके हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले मैं आगे डिस्कशन करूं, जरा एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं।
निमिषा है, सारा है और राघव है, और पीछे क्या नाम है आपका? हाँ, रोहन। चार लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई। ठीक है जी। रोहन कहता है कि हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर है, इनका प्रोडक्ट है, इनका मतलब मैं बोलूं कि शैम्पू है, एक बढ़िया सा एंटी डेंड्रफ शैम्पू है। इन्होंने कहा कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर जो बनेंगी वो चंकी पांडे की सुपुत्री है, क्या नाम है उनका? अ, अनन्या पांडे, अनन्या पांडे बनेंगी। ठीक है, ये रोहन कहते हैं अनन्या पांडे बनेंगी। निमिषा कहते हैं ना 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 ना, शाहिद खरगोश कपूर बनेगा, तो ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। और बाकी के जो तीन लोग हैं, कौन कौन? एक दो तीन, ये कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर तो शाहिद कपूर ही बनेगा। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगी? अनन्या पांडे बनेगी। किसकी सुनी जाएगी, कौन बनेगा ब्रांड एम्बेसडर? मेजोरिटी विंस। पार्टनरशिप जो होती है वो डेमोक्रेटिक सेटअप पे चलती है, तो क्या बात मानी जाएगी? इनकी बात मानी जाएगी। ठीक है। राघव कहता है कि हम लोन जो लेंगे ना वो हाँ, यस बैंक से लेंगे। ठीक है। बाकी तीन लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लो, यस बैंक का तो पता भी नहीं है क्या हिसाब किताब है उसका। किसकी सुनी जाएगी? मेजोरिटी विंस। किसकी सुनी जाएगी? राघव की नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पर बाकी लोगों की सुनी जाएगी। ठीक है। इनके यहाँ पर कोई मटेरियल सप्लाई करने के लिए आता है। एक्स इज द मटेरियल सप्लाई, वाई इज द मटेरियल सप्लाई। ठीक है। राघव हो गया, सारा हो गया और रोहन हो गया, ये तीनों कहते हैं हम एक्स सप्लायर से मटेरियल लेंगे। निमिषा कहते हैं नहीं नहीं, वाई से सप्लायर से मटेरियल लेंगे। तो किसकी मानी जाएगी? मेजोरिटी, यानी एक्स से लिया जाएगा। दैट्स फाइन। अच्छा, राघव, सारा और रोहन वो कहते हैं कि क्यू को हमारी फर्म में पार्टनर बना लीजिए। निमिषा कहती है आई डोंट लाइक द फेस ऑफ क्यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मेक हिम पार्टनर। किसकी मानी जाएगी? नहीं नहीं, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। किसकी मानी जाएगी? गधेले, तुम्हारा रोहन और सारा कहती हैं कि हम क्यू को, या क्यू को मतलब अमय को हम पार्टनर बना रहे हैं। निमिषा कहती है अमय को पार्टनर नहीं बनना, आई एम नॉट गुड इक्वल। तो किसकी बात मानी जाएगी? तुम्हारी बात मानी जाएगी ना। यहाँ गड़बड़ हो जाती है। क्या बोली बेटा, क्या बोली? सर अगर कोई एक भी नहीं मानेगा तो उसकी भी मानेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, समझिएगा। यहाँ वो जो मेजोरिटी विंस होता है ना, वो रूल नहीं चलता है। यहाँ क्या चलता है देखिए, अगर सारे पार्टनर एग्री हैं तभी आप किसी बंदे को अपनी फर्म में पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो बाकी आपको कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना है, आपको सप्लाई करनी है, ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, लोन लेना, लोन देना, सब आप डिसाइड करते हैं मेजोरिटी विंस के साथ वोटिंग करके करते हैं। इस केस में वोटिंग नहीं चलेगी आपकी। अगर सारे पार्टनर एग्री होंगे तो ही पार्टनर बनेगा, एक भी पार्टनर डिसएग्री होगा पार्टनरशिप में वो नहीं आ सकता है, दैट इज फॉर श्योर। तो देखिए, यही वो कौन सा सेक्शन था, ये आपके सामने यहाँ पर डिस्कशन पे आया। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स आर एग्री टू इट। तब तक आप पार्टनर नहीं बना सकते, इसका ध्यान रखना। तो कई बार क्वेश्चन आता है ट्रिकी, ए बी सी आर एग्रीड फॉर दिस दिस दिस, डी इज नॉट एग्रीड, मेजोरिटी विंस हो जाएगा। ए बी सी आर एग्री टू मेक एफ एज ए पार्टनर, डी वॉज नॉट एग्री, तो नहीं होगी, डी की बात मानी जाएगी। बाकी सब जगह पे एबीसी की बात मानी जाएगी, सिर्फ नए पार्टनर के केस में सबकी बात मानी जाएगी, ए बी सी डी सबकी बात मानी जाएगी, तब पार्टनर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। निकालने में भी वही चलता है, अभी आएंगे ना बेटा निकाल। अब राइट टू पार्टनर्स आ रहे हैं ना हम लोग, राइट टू पार्टनर में निकालने रखने सबके बोल रहे हैं। राइट ऑफ पार्टनर्स है, सेक्शन 12 ए है, ये सेक्शंस आपको ध्यान नहीं रखने, आपको सिर्फ पढ़ने हैं। Right to take part, each and every partner is the right to take part of each and every partner has a right to take part in the business activities of partnership। अब किसी की मर्जी है वो एक्टिव पार्टनर रहता है, किसी की मर्जी है वो स्लीपिंग पार्टनर बन के रहता है। ठीक है। ईच एंड एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड इन द बिजनेस अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब कोई भी काम हो तो उससे पूछना जरूरी है, ये उसका राइट है कि मेरे से भी पूछा जाए, ये थोड़ी कि मेजोरिटी विन से तो आपने फैसला ले लिया। राइट टू रेम्यूनरेशन, ईच एंड एवरी, अच्छा, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर एक पार्टनर को हक है कि वो क्या कर दे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखे और देखे कि इस तरह से बन रही है, उसके बारे में क्वेश्चन करने का हक है उसको। राइट टू रेम्यूनरेशन, हर पार्टनर का राइट है कि वो क्या करे, रेम्यूनरेशन या सैलरी या कमीशन ले, अगर वो बिजनेस के लिए कोई काम करता है तो। अगर पार्टनरशिप डीड में है तो उसके हिसाब से, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो नहीं लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे उनके राइट्स पे चलें जरा। Right for interest on capital, if you contributed any amount of capital into the business, you have a right to get interest on capital. Right to get interest on capital is basically ratified, clarified in a partnership agreement. If it is not, no interest on capital, अगर नहीं है तो interest on capital नहीं दिया जाएगा। और आगे चलते हैं। Right to receive interest on loan advance by partners,
अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तभी बताया था ना, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, तो उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, वो उसका हक नहीं है। और चलते हैं आगे। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। राइट टू इंडेमनीफाइड क्या होता है? जितने भी फर्म्स होती हैं, जनरली उनके जो ऑफिस होते हैं वो तो सिटी के अंदर होते हैं, उनके गोडाउन जो होते हैं वो सिटी के बाहर रखते हैं। आपने देखा होगा ना, जो गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाली फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनके बुकिंग ऑफिस कहाँ होते हैं, सिटी के अंदर होते हैं। और गोडाउन जो होते हैं वो शहर के बाहर रखते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस गोडाउन में एक सिलेंडर फट गया तो क्या होगा, पूरा शहर तबाह हो जाएगा। कई बार होता है सिलेंडर के गोडाउन में आग लग जाती है लापरवाही की वजह से, तो वो इसलिए आउटस्कर्ट में रखते हैं उसको। ठीक है जी। अच्छा, तो मान लिया जाए कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अश्मित थे, बशर थे, और मिष्टी थी, और नंदनी थी, ये चारों पार्टनर थे। और अश्मित भाई साहब रात को धूम मचा ले धूम स्टाइल में अपने यहाँ पार्टी शार्टी करके, और अभी तो पार्टी बाकी है, गाना चल रहा है इसकी एसयूवी में, और घर की तरफ आ रहा था। तो आउटस्कर्ट से जब ये निकल रहा था, तो देखा इनके गोडाउन के आगे से, जब उन्होंने गाड़ी धीमी करके देखा, चौकीदार बैठा ऊँग रहा था, और गोडाउन से ना आग की लपटें निकल रही थी। ये तो परेशान, इसने गाड़ी रोकी, फटाफट से भागा भागा सड़क पार करके गया, देखा आग बढ़ने लगी ज्यादा। अब इसने चौकीदार को उठा पे, देख आग लग रही है, बुझा इसको। बुझाने की कोशिश करी, कुछ नहीं फर्क पड़ा, आग और बढ़। और गोडाउन के अंदर करोड़ों का सामान। तो अचानक सड़क में एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला आता हुआ दिख गया। इसने बोला, भाई रुक रुक, सर्दियों का टाइम था वैसे भी। कह रहा भाई गोदाम में आग लग, कह रहा बढ़िया, तो ना आग सीखते ना, फिर चल, आग लग रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है। इसने कहा बेवकूफ, आग बुझानी है इसकी। कह रहा भाई तेरी आग तू बुझा, मुझे क्या फर्क पड़ना है। कह रहा भाई तेरे पास पानी वानी है, आग बुझवा दे मेरी। कह रहा पैसे लगेंगे, फ्री में थोड़ी बुझाएंगे, किसकी आग हम। कह रहा कितने पैसे लेगा। इसने कहा, ट्रैक्टर वाला कहता कहता 20,000 लगेंगे। कहता भाई बहुत महंगा बोला। कह रहा 30,000 लगेंगे। कह रहे नहीं भाई ज्यादा हो गया। कह रहे 40,000। कह रहा कुछ तो कम कर रहे, 50,000। कह रहा मेरे बाप बुझा दे आग तू। आपने देखा होगा ना, नोएडा अथॉरिटी के जो ट्रैक्टर के पीछे एक टैंकर चल रहा होता है, उससे क्या करते हैं, पौधों में पानी डाल रहे होते हैं, उन पर मोटर लगी रहती है, उस तरह का था। एनीवे 20-25 मिनट में आग बुझ गई। इसने 50,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है जी। अगले दिन ये ऑफिस आता है और बोलता, मालूम तुम्हें क्या हुआ था। कहता हमें तो नहीं पता, तू ही बताएगा तब हुआ था। गोडाउन में आग लग गई थी। फिर क्या हुआ। कह रहा बुझा दी तूने। हाँ बुझा दी। कह रहा हमें क्यों नहीं बताया। अबे आग बुझाता है तुम्हें बताता मैं। कितना खर्चा हुआ। 50,000 रुपये खर्चा। कहता है भाई झूठ बोल रहा है, 50,000 खर्चा हुआ। 5,000 में तो टैंकर आ जाता है। अब मुझे बताइए, अश्मित को वो कंपनसेशन मिलेगा क्या आग बुझाने का। मिलेगा। बोलिए। नहीं नहीं, बुझाने से कोई लॉस नहीं हुआ आग। वो लॉस उस तरह का नहीं था। लॉस तो मैं तो लॉस की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ 50,000 मिलेगा वापस नहीं मिलेगा वो बताओ मुझे। हाँ, यू थिंक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। कनिष्का क्या कहती है, मिलना चाहिए कंपनसेशन। यस सर, मिलना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी इमरजेंसी की कंडीशन में बिजनेस के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोई काम करता है, तो दैट शुड बी इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफाइड मतलब उसको उसका कंपनसेशन मिलेगा। इवन इफ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में भी अगर कोई बिजनेस के लिए कोई खर्चा करता है, तो दैट शुड आल्सो बी इंडेमनीफाइड। उसका उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है। और इमरजेंसी की कंडीशन में तो मिलना ही मिलना चाहिए। अच्छा, मान लो रूटीन में हल्की सी आग जलती, अश्मित के दिमाग में आ जाता, चलो यार ऐसा करते हैं, पार्टनर्स को बेवकूफ बनाएंगे। आग लगाता, आग हल्की सी जल रही थी, थोड़ा सा पानी वानी डाल के फिर बोलूंगा टैंकर में 20,000 रुपये लग गया। तो इस तरह का इसको इंडेमनी, इस तरह का उसको उसको कंपनसेशन मिलेगा क्या। तब नहीं मिलेगा। वो भी उतना ही कंपनसेशन मिलेगा जितना जनरली हुआ होगा। एग्जैजुरेटेड कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो जो हमारे पास राइट है ना, उसको देखते हैं जरा, एक बार आइए। देखिए जरा, आपके पास पेज दे रखा है, जस्ट रीड इट आउट हियर। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, सेक्शन 13D कहता है, ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैव द राइट टू बी रिपेयर्ड बाय द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट्स मेड एंड लायबिलिटी सेटल ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म in the ordinary and proper conduct of the business of the firm. This also includes performance of an act and is in an emergency for protecting firm from a loss. यार क्या फर्क पड़ना है, वो तो उसने पैसा किसने दिया, इसने अपनी जेब से दिया ना। अब तुमने एक्स से कराया, वाई से कराया, आग बुझवाई ना तुमने तो। और उसने तुम्हारी मौके का फायदा उठा के उससे तुमसे 50,000 रुपये ले लिया। अगर ये 50,000 नहीं देता तो करोड़ों का नुकसान होता ना। इसके पार्टनर बोलते भाई हमें फोन कर लेता। तुम्हें फोन करके क्या होना था, तुम आग बुझाने आते क्या, 20 किलोमीटर दूर तुम रहते, तब तक तो स्वाहा हो जाता सब कुछ। आप जानते हैं, आजकल देर आर लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स, सड़क पे गाड़ियां चल रही है, अचानक आग लग जाती है। और अगर वो बंदा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाहर नहीं निकले, भस्म हो जाते हैं लोग।
बिल्कुल वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल होता है सारा, फाइबर और प्लास्टिक होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है। देयर वर फ्यू इंसिडेंट यस्टरडे, 104 सेक्टर में, 102 सेक्टर में, वो तो बंदा तुरंत से गाड़ी में आवाज निकलती थी, धुआं निकलती थी, गाड़ी छोड़ के किनारे आ गया, वहीं भस्म हो गई गाड़ी। तो आग तो बड़ी खतरनाक होती है भाई, उससे तो बचना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, राइट ऑफ अ पार्टनर नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ एनी न्यू पार्टनर, आपने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। एडमिशन का अलाउ, वो उसका राइट है, उसकी मर्जी है, किसी को एडमिशन के लिए हाँ करे, किसी को हाँ ना करे। ठीक है। एनी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पार्टनरशिप एट विल। और अगर पार्टनरशिप एट विल नहीं है तो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट वो रिटायर हो सकता है। अभी कोई बोल रहा था ना पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहे। ठीक है। एक और राइट है, राइट ऑफ नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बिजनेस। हर पार्टनर का राइट है कि उसे बिजनेस से एक्सपेल ना किया जाए, ये भी उसका हक है। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन अ कंपीटिंग बिजनेस। देखो एक बात समझना, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और वो पार्टनरशिप फर्म गारमेंट का बिजनेस करती है, एक पार्टनर ने अपने बेटे के लिए भी गारमेंट का बिजनेस खुलवा दिया, और अगर पार्टनरशिप फर्म को पता चल गया कि बिल्कुल वैसा ही बिजनेस, उसी तरह के प्रोडक्ट वो बेच रहा है, उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट होगा किसको मिलेगा? वो पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा। लेकिन उस बिजनेस से जो लॉस होगा, वो लॉस नहीं मिलेगा पार्टनरशिप फर्म को, ये ध्यान रखना। मतलब आप पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म का पैसा लेके कोई काम करते हो, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट आपको पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप फर्म से पैसा लिया और उससे लॉस करा, वो लॉस में पार्टनर शेयर नहीं करेंगे उसको। बहुत क्लियर है। या तो आप पूछ के जाओ, लुक पार्टनर्स, आई एम टेकिंग दिस 10 लाख रुपीज, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इट, इससे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, जो प्रॉफिट होगा हम सब बांटेंगे, तो बंट जाएगा सब में, बंट जाएगा। अगर बोल के गया और उसमें लॉस हुआ तो लॉस भी सब शेयर करेंगे। लेकिन बिना बताए पार्टनरशिप से पैसा उठा लिया और बाहर जाके कोई प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट उसे पार्टनरशिप में देना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉस हो गया तो उसे वो अकेला बेयर करना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप एक्ट क्लियरली बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम करीब करीब ये 15-16 लोग जो बैठे हो, ये सब पार्टनर हो पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है? आप भी एक पार्टनर हो, मैं एक फर्म का अकाउंटेंट हूँ। आपने मुझे बोला, सुनो अकाउंटेंट, मुझे 10 लाख रुपए दो, मुझे बिजनेस कोई डील साइन करनी है, तो मैं तुम्हें मना करूंगा क्या? मना करूंगा? नहीं मना करूंगा ना मैं। ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि जाओ बाकी पार्टनर से पूछ के आओ, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस के डील साइन करने के लिए तुम ही पैसे लेके जाती हो। तो उसका उसने फायदा उठाया, और बाहर जाके आपने क्या कर दिया, उसको उसको बेटिंग पे लगा दिया पैसा और हार गई वो, तो तुम्हें झेलना पड़ेगा वो। लेकिन अगर बैटिंग में लगा और जीत गए, तो तुम्हें सारा का सारा पैसा यहाँ देना पड़ेगा। तो अगर आप बिना कंसेंट के कुछ करते हो, तो प्रॉफिट तो आपको शेयर करना पड़ेगा, लेकिन लॉस आपको अकेले को झेलना पड़ेगा। गॉट इट? आगे, unless otherwise agreed, partners may of the firm may dissolve on the death of a partnership firm, and right to dissolve the partnership, ये डिसोल्यूशन एक चैप्टर बाद में आएगा, इसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब आइए जरा लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर है, ये जरा ध्यान से देख लेते हैं। ये भी मैंने जो बताया था उससे रिलेटेड है। इफ अ पार्टनर कैरीज आउट ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड अर्न्स अ प्रॉफिट फ्रॉम इट, the profit earned from such business shall be paid into the partnership firm. However, losses incurred on any of such business are to be borne by him or her alone. लॉस उसी को झेलने पड़ेंगे। एंड इफ अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम एनी, इफ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म from the use of the firm's property or business of connections, the profit so earned shall be paid to the firm. फर्म को पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इतने पे हम लोगों ने क्या करा, सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखे। अब जरा अपनी बुक खोलिए एक बार फटाफट से। आप बुक लेके आए? बुक है किसी के पास? यू आर यूजिंग टीएस ग्रेवाल इन योर स्कूल? हाँ तो निकालो, निकाल लीजिए, दिखाओ जरा, अपने पास रखो। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक, ये वाली, निकाल लीजिए। जस्ट ओपन अप द बुक, और आपके सामने मैं एक क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। पेज नंबर 1.86, पेज नंबर 1.86। हाँ कोई बात नहीं, अभी बाद में नहीं, नहीं ये तो पुरानी, ये नहीं बेटा, ये वाली, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। यू हैव ओनली दिस बुक विद यू? अभी तो बहुत पुराना, बहुत पुराना, उसको डिस्कार्ड कर दो। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मुझे पढ़ के सुनाऊंगा तो आप, यू कैन आंसर मी। पी यूज्ड, ये है पेज नंबर 1.86, क्वेश्चन नंबर 3 है।
पेज नंबर 1.86, क्वेश्चन नंबर 3. P used 50,000 belonging to the firm, राघव सुन लेना, and earned a profit of 5,000. Q and R wants amount to be given to the firm. बताओ क्या होगा? देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. P used 10,000. Q used 10,000 belonging to the firm. Incurred a loss of 1,000. He wants firm should suffer the loss. नहीं होगा. ठीक है जी. P and Q want to purchase goods from Star Limited. R doesn't agree. तो क्या होगा? अरे कर सकते हैं, मेजोरिटी विन से भाई, कर सकते हैं, मेजोरिटी विन से. Q and R want to admit W as a partner. P doesn't agree. तो नहीं होगा. मेजोरिटी विंस एडमिशन पे नहीं चलती है. आगे. R has given loan 2 lakh to the firm. डिमांड करता है इंटरेस्ट 10% पर एनम. P and Q wants to pay. P and Q don't want to pay the interest. तो R एक पार्टनर है, उसने फर्म को 10 लाख का लोन दे दिया. वो कहता है कि 12% इंटरेस्ट दो मुझे, और क्वेश्चन ऊपर कहता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. तो कितना मिलेगा? हाँ 6% मिलेगा ना, 6% मिलेगा. 12% नहीं मिलेगा, 6% मिलेगा. क्लियर है? सबसे ऊपर पढ़ो जरा. नहीं नहीं इसमें नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है. नहीं. फॉलोइंग डिफरेंसेस हैज बीन अराइजिंग PQR एंड स्टेट हु इज करेक्ट इन द नहीं लिखा. तो R has given a loan of 2,000 to the firm and demands interest at the rate 10% per annum. P and Q don't want to pay the interest. देखो सुनो, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता चल रहा है साफ साफ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड नहीं था पार्टनर्स के बीच में, है ना. तो हम अज्यूम करेंगे कि पार्टनरशिप डीड में वो प्रोविजन नहीं है, तो किसके प्रोविजन चलेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन चलेंगे, उसके हिसाब से चलेगा. क्लियर है? इसके ऊपर चलिए देखिए. महेश, रमेश, सुरेश पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डोंट हैव पार्टनरशिप डीड. वहां लिखा है साफ साफ. एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर they face following problems. Mahesh wants that interest on capital should be allowed to the partners, but Ramesh and Suresh don't agree. तो interest on capital नहीं दिया जाएगा क्योंकि partnership नहीं है. Ramesh wants that partners should be allowed to draw salary, but Mahesh and Suresh don't agree. नहीं होगा. Mahesh and Suresh want that Mahesh and Suresh want Suresh should be paid interest on loan given by him by the firm, but Suresh doesn't agree to that. यार इंटरेस्ट ऑन लोन वाला तो होगा यार, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा, हाँ तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो नहीं जाएगा. Mahesh and Ramesh having contributed large amount of capital, desire profit should be distributed in the ratio of their capital. नहीं होगा, इक्वल होना चाहिए, इक्वल चलेगा. गॉट इट? तो जो हमने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी उससे रिलेटेड किस तरह के कंसेप्ट्स आपके पास आ सकते हैं, दैट यू हैव सीन इन फ्रंट ऑफ. हाँ ये 1 मार्कर क्वेश्चन है. अरे मतलब बस क्या मतलब ट्रक चाहिए? अब इतना ही तो चलेगा, और कितना चाहिए? 1 मार्कर क्वेश्चंस है जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपने पढ़े उस पर आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस लेके चलते हैं. ठीक है, तो ये आप लोग इसको, हाँ बोलो, बंद कर दो जरा. ठीक है जी, तो थ्योरेटिकल ये वाला पार्ट पूरा हुआ. ये लो, अब जरा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा. ठीक है, अपनी दूसरी वाली शीट निकाल लीजिए जो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली दी थी. जस्ट ओपन अप द अदर शीट. कनिष्का, ये वाली शीट अब हम बात कर रहे हैं. दिस शीट इज इट विजिबल? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली निकाल लीजिए. Yes. दिख रहा है? हाँ जी, ठीक है. इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, चलो भाई आइए देखते हैं जरा. ध्यान से समझना. सपोज एक्स इज अ पार्टनर. कंडीशन नंबर 1, withdrawn rupees 50,000 for पर्सनल यूज. एक्स एक पार्टनर है और कितना विड्रॉ कर दिया उसने? 50,000 पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया. ठीक. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 10% पर एनम. ये लिखा है हमने यहां पर. और आप देखिए पहली कंडीशन,
अगर उसने विड्रॉ क्या किया, 50,000 रुपए विड्रॉ किया उसने, 01/04/2022 को विड्रॉ किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा? देखिए 50,000 इंटू 10/100 कितना लगेगा? 5,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? एग्री और नॉट? कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा? 5,000 लगेगा। एग्री हैं सब लोग? कंडीशन नंबर 2, उसने 1/10/2022 को विड्रॉ किया, तो कितना लगेगा? 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 कितना हो जाएगा बताइए? 2,500 लगेगा। एवरीबडी ओके? अगर उसने 1/1/2023 को विड्रॉ किया तो कितना लगेगा? 50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 तो कितना लगेगा? 1,250। एवरीबडी इज ओके विद दिस? मुश्किल काम तो नहीं है। नंबर 4, अगर उसने 31 मार्च 2023 को विड्रॉ किया तो क्या लगेगा? नील। नील लगेगा ही नहीं। वाइट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के टाइम पीरियड को लेके चलते हैं ना। 31 मार्च को विड्रॉ किया तो इंटरेस्ट क्या लगेगा? टाइम पीरियड कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। इज दैट ओके विद एवरीवन? अच्छा, इज दैट ओके तनिष्का? कनिष्का? अच्छा, रेट Yes. ऑफ, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10%। अगर ये लिखा है तो तब क्या होगा बताइए? तो 5,000 यहां भी, 5,000 यहां भी, 5,000 यहां भी, और 5,000 यहां भी। सारी कंडीशन में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो फुल फ्लैट रेट से पूरे साल के लिए लगेगा, क्योंकि टाइम पीरियड मेंशन नहीं था। टाइम पीरियड का मतलब जानते हैं? परिणाम शब्द नहीं गिवन है। याद करिए, डेप्रिसिएशन परिणाम होता था तो टाइम पीरियड मशीन 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने का हिसाब किताब करते थे ना। परिणाम नहीं होता तो क्या करते थे? फ्लैट रेट से। इवन इफ ड्राइंग इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इस पर भी क्या होगा? पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाए। क्लियर है? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और। आई होप दिस पार्ट इज देयर क्लियर। इसे नोट कर लें किसी जगह पे, नोट कर लें इसको। हाँ हाँ। अंडरस्टैंड वन थिंग, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि पार्टनर टेम्पररी कुछ पैसा लेके जा रहा है और बोल अकाउंट, जैसे मान लो सपोज यूर अ पार्टनर, आई एम अकाउंटेंट ऑफ द फर्म। आप मुझसे कहते हो कि सुनो मिस्टर अकाउंटेंट, मुझे ना 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे बेटे के इलाज के लिए चाहिए। तो पार्टनरशिप में ऑलरेडी है कि एक पार्टनर 1 लाख रुपए तक का पैसा विड्रॉ कर सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए। हमने कहा सर ले जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ ले जा रहे हैं। हमने कहा वापस कब करोगे? करा जब जरूरत खत्म हो जाएगी वापस कर दूंगा मैं। तो आई हैव टेकन द मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज एंड आई विल रिटर्न इट एट द अर्लीस्ट। अब अगर मैं टाइमली नहीं वापस करूंगा तो इट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट, सीधी सी बात है। लेकिन लोन का मतलब हुआ कि आप मुझसे लोन लेके गए हैं और वो लोन की एक इंटरेस्ट वेरी, इट इज वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड कि लोन 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 लाख के लिए। ड्राइंग्स में कोई स्पेसिफाइड नहीं होता कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। साल भर भी चला जा सकता है, 2 साल भी चला जा सकता है। ये फर्क दोनों के अंदर होता है। क्लियर है? तो दिस वॉज द थिंग हियर, हमने इसका डिस्कशन किया। अब आ जाते हैं उस बात पे, क्या नाम बचे आपका? अब अभिषेक ने क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है और डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं। जैसे रुपये क्या हो गया? एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन ₹1 लाख फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर दिया। डेट दे नहीं रखी है, और रेट कितना दे रखा हमारे पास? रेट, रेट दे रखा है 10% पर एनम। किसका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। पर्सनल यूज के लिए किया तो ड्राइंग्स ही बोलेंगे ना उसको। 11th क्लास में तो पढ़ा था हमने ये वाली बात। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है? 10% पर एनम बोला है ना इसने। तो अब मुझे बताइए, मैंने लिख लिया 1 लाख इंटू 10/100, और क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है तो ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए मैं क्या करूंगा? लेके चलूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने पीरियड के लिए निकालूंगा मैं? 6/12 निकालूंगा। व्हाट विल बी माय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताइए? हाँ, दैट विल बी 5,000। ये मेरा आंसर बनेगा। अब इस पर एक लॉज, हाँ बता रहा हूँ ना, रुक जाओ अभी।
अकाउंटिंग में ना बहुत सारी चीजें अजम्पशन पे चलती हैं, तो इट इज अजम्पशन चलती है, और अकाउंटिंग की जो प्रैक्टिस है उस पर चलती है। तो ये प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है अकाउंटिंग की, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में, कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो तो ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए हम इसको निकालते हैं। और मुझे बताइए, ये जो 12 महीने का टाइम पीरियड था ना, 12 महीने का, इसको 6 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? 2 से डिवाइड करना पड़ा। 12 को 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 6। 6 आ गया, और क्योंकि पर एनम शब्द है इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 12 किया। ठीक। अब मुझे बताइए अविशी, अगर बुक्स मेंटेन होती है 6 मंथ बेसिस पर, तब क्या करता मैं? तो मैं क्या करता? 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/6 नहीं करता, बाय 12 ही करता। बाय 12 ही होना है क्योंकि हमें पर एनम निकालना है। ठीक है, लेकिन ये जो 6 है, 6 इसको 2 से डिवाइड करके कितना लिखते हैं? 3/12 करते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ नहीं, जब डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो, जब डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो, समझो समझो। एनुअली जब हम चले, एनुअली पूरे साल के लिए जब हम लोगों ने चीजें लेके चले, एनुअली जब हम लोग लेके चले चीज को, तो क्या किया हमने? ये जो 12 महीना था उसको 6/12 करा। कैसे निकाला? 12 को 6 कैसे बना? 2 से डिवाइड करके निकल गया आंसर। और डिवाइडेड बाय 12 क्यों करा? क्योंकि हमें पर एनम शब्द यूज करना है। इसी तरह से बुक्स अगर मेंटेन होती है 6 महीने के हिसाब से, 6 मंथ्स के हिसाब से, मतलब 6 महीने बुक्स बनेंगी, फिर अगले 6 महीने बुक्स बनेंगी, मतलब साल में 2 बार बुक्स मेंटेन होंगी। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर? 6 जो था उसको 2 से डिवाइड करूंगा, क्या निकलेगा? 3। और डिवाइडेड बाय किससे करूंगा? 12 से, परिणाम शब्द है। तब ऐसा करते हैं हम लोग। अगर बुक्स मेंटेन होती है क्वार्टरली बेसिस पर, तब क्या करूंगा भाई? तो क्या करेंगे? अबे 4 नहीं होता, क्वार्टर में महीने कितने होते हैं? 3 महीने। तो 3 महीने को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.5 आएगा। अगर बुक्स मेंटेन होती, अगर बुक्स मेंटेन होती 9 मंथ बेसिस पर, तो क्या करते हैं हम? 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 4.5/12 करते। अगर बुक्स मेंटेन होती राघव 7 मंथ बेसिस पर, तो क्या करता? तब क्या करता? भाई समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो मना करो ना। नहीं आ रहा समझ में तो फिर ऐसे ऐसे मत देखो ना। 3.5/12। हमने ये बताने की कोशिश करी, एक लॉजिकली मैंने डिराइव करने की कोशिश करी कि अगर बुक्स मेंटेन होती हैं क्या, ईयरली बेसिस पर, तो ईयर में 12 महीने, मन में 12 को डिवाइड 2 से करो तो कितना है? 6 कर दिया। अगर बुक्स हाफ ईयरली बेसिस पर डिवाइड होती है, हाफ ईयर में कितना होता है? 6 मंथ्स होते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितना है? 3। ठीक है, ये जो 6 आया ये कैसे आया? 12 डिवाइडेड बाय 2 करके। ये 3 कैसे आया? 6 डिवाइडेड बाय 2 करके। ये 1.5 कैसे आया? 3 डिवाइडेड बाय 2 करके। ये 4.5 कैसे आया? 9 डिवाइडेड बाय 2 करके। ये 3.5 कैसे आया? 7 डिवाइडेड बाय 2 करके। मतलब अगर बुक्स मेंटेन होती ईयरली बेसिस पर, अगर बुक्स मेंटेन होती हाफ ईयरली बेसिस पर, अगर बुक मेंटेन होती क्वार्टरली बेसिस पर, बुक मेंटेन होती 9 मंथ बेसिस पर, बुक्स मेंटेन होती 7 मंथ बेसिस पर, बुक मेंटेन होती 4 मंथ बेसिस पर, तो क्या करता? 2/12 करता। हमने अपना हिंट यहां से पकड़ा ना, एनुअल। जब हम ईयरली बेस पर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? 6/12 कर रहे हैं ना। वो 6 कैसे आया? महीने तो 12 थे हमारे। नहीं, कहाँ था 6 मंथ्स का टाइम पीरियड? डेट ऑफ विड्रॉल तो गिवन ही नहीं थी ना। एज्यूम किया ना, एज्यूम किया कि 12 महीने के लिए कितना करना है? 6 करना है। तो 12 6 कैसे बनता है? डिवाइडेड बाय 2 करके बनता है ना। वही लॉजिक हमने नीचे लगा दिया सब पे। तो डेट दे रखी है, फिर ये सब क्यों करोगे? अगर डेट दे रखी है तो 6/12 भी कर रहा है ना। वो तो तब है जब डेट ऑफ विड्रॉल ना दे रखी हो। बोलिए। वो लेके चल रहे हैं हम लोग ऑन एन एवरेज बेसिस पर, उसके हिसाब से हमने काम बढ़ाया ये वाला आगे। अब आप अपने नोट्स की क्वेश्चन देखिए जरा, सी द क्वेश्चन हियर। नोट्स पे जो क्वेश्चन इंटरेस्ट ड्राइंग वाला देखिए जरा, समझ में आ रहे होंगे। एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन 40,000 1920, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक 10%। इंटरेस्ट कितना होगा? 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। उसको कर दिया 6/12, 2,000 आ गया आंसर। एवरीबडी इज क्लियर? फिर दे दिया एक्स हैज विड्रॉन 40,000, और फिर उसमें क्या दे रखा? 10% दे रखा परिणाम। अच्छा सुनो, अगर यहाँ परिणाम नहीं होता तो सब फ्लैट 1 लाख का 10, तब हर एक आंसर कितना हो जाता? 10,000 10,000 10,000 हो जाता। तब हर एक आंसर 10,000 हो जाता। गॉट इट? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? हाँ। अरे जो शीट का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन उसको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका शीट का। रेट कितना? 10% पर एनम है, 90,000 है।
अगर बुक्स आर मेंटेन ऑन हाफ ईयरली बेसिस तो कैसे आंसर निकाला? 90,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 बेटा। हाफ ईयरली पे 3/12 करा है, हाफ ईयरली पे 3/12 करा भाई। हाफ का मतलब 6 महीना, डिवाइडेड बाय 2 करो उसको। बुक्स आर मेंटेन ऑन क्वार्टरली बेसिस तो क्या किया? 90,000 इंटू 10/100 इंटू 1.5/12 किया। बुक्स आर मेंटेन ऑन 9 मंथ बेसिस क्या किया? 90,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12 किया। और अगर बुक्स आर मेंटेन ऑन 7 मंथ बेसिस तो क्या किया? 90,000 इंटू 10/100 इंटू 3.5/12 किया। दैट्स व्हाई यू गॉट योर आंसर। और एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। X has withdrawn 30,000 during the year 1920. Calculate the interest on drawing 1920 if rate of interest on drawing is 10% per annum. अबे 31 मार्च को विड्रॉ किया तो नील, ठीक है। लेकिन अगर 31 मार्च को विड्रॉ किया और रेट पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट पे निकाला, ठीक है। चलो अपनी बुक खोलें जरा एक बार। आप अपनी बुक खोलिए जरा जल्दी से। ओपन अप द बुक्स, दिखाओ जरा। पता चला क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए, हाँ बस एक मिनट रुक जाओ। हाँ आज के लिए, आज तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं होमवर्क अभी। अबे ये थोड़े है यार, कैसी बातें कर रहा है हो। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द शीट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या? हैं? कोई बात नहीं, चलिए चलिए रुक जाइए, बुक देखिए जरा एक बार। अरे मिस्टी फिर शुरू हो गई। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी बुक का है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो ना उसके पास, पेज नंबर 1.92। राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्यू पर्सनली उसके लिए 120 एंड 80,000। इंटरेस्ट इज चार्ज 6% पर एनम इन द ड्राइंग। व्हाट इज द अमाउंट चार्जेबल फॉर ईच पार्टनर? देख रहे हो क्या चीज? 1.26? नहीं, पहले वो उसकी बात बता दूंगा मैं। पहले क्वेश्चन देख ले एक बार पहले। दिख रहा है क्या? दिखा? समझ में? ओरल क्वेश्चन है ना? है या नहीं बताइए। क्वेश्चन नंबर 37। अरे बेटा, हाँ 2400 आराम से हो गया। ओरल क्वेश्चन है ना। तो अभी तो सिर्फ इतना ही था, क्योंकि अभी मैंने बाकी केसेस नहीं करी। शीट में भी देखना 3 पेज और हैं, वो पेज भी लेके चलेंगे। अभी उतना डिस्कशन हम लोगों ने नहीं किया। हाँ बशर, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? कौन सा फोर्थ वाला? हाँ, शीट में फोर्थ क्वेश्चन कैसे हुआ देखो। शीट में फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 30,000 उसने विड्रॉ किया, ठीक है। और कौन सी डेट को विड्रॉ किया? 31 मार्च 2020 को विड्रॉ किया। ये तो साल का आखिर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा कुछ? नहीं लगेगा ना। बी पार्ट। अब अगर अगर रेट 10%, सिर्फ 10% है, तो टाइम पीरियड तो कंसिडर नहीं हो रहा ना, फ्लैट रेट पे 10% लगेगा। वो है रीजन, दैट इज द रीजन। कौन सा वाला? अब रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, करता हूँ एक्सप्लेन, होल्ड करो। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 37 है ना, यही है ना? 37 27 क्या है बताइए। हाँ क्या लिखा है बता जरा निमिषा मुझे क्वेश्चन में। राम ने कितना विड्रॉ किया? राम ने 1,20,000। रेट कितना है? नहीं, 6% है, ठीक है। 6% रेट है, पर एनम है। और डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी है, तो क्या किया? 6/12 किया ना फिर। अगर अगर कुछ नहीं बोलते तो एनुअल लेके चलते हैं भाई। तो कितना हो गया बताइए? 6, 2, 3, 1, 2, 1, 2 कितना हो गया? 3600 हो गया। दूसरा कौन बंदा है? मोहन। उसने कितना विड्रॉ किया? 80,000 इंटू कितना? 6/100 इंटू 6/12। हाँ क्या बोले? अरे क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन है। हाँ गॉट इट। दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं अभी। हाँ इजी है, काफी इजी है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, अगर आप रिदम को बनाए रखें और
साथ साथ चलते चले चीजों। आई एम नॉट गिविंग यू एनी सच होमवर्क। हाँ, वो शुरू के जो 1 2 3 4 क्वेश्चन थे ना जिसमें थ्योरी वाली चीजें इकट्ठी करनी थी, उनको आप देखिए। 1 से लेकर 4 5 तक क्वेश्चन जो है उनको आप पढ़ के देखेंगे। सिर्फ पढ़ना ही, उसमें कुछ अलग से कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट होगा अगली क्लास में। ओके ओके निमिषा, इज दैट ओके? कनिष्का, Yes, sir. चलो ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ। ओके बाय।